Welcome to all of you. The topic of our e-lecture is Darwinism. डार्विनिज्म भी जो है एक लामार्किज्म की तरह जैविक विकास से संबंधित एक सिद्धांत है और यह जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था जैव विकास परिकल्पना पर। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत को ही हम डार्विनवाद कहते हैं और इस थ्योरी को जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहा जाता है और ये जो है डार्विन द्वारा 1859 में जो है डार्विनिज्म सिद्धांत ये जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया गया। इस सिद्धांत से पहले, इस थ्योरी से पहले हम डार्विन के बारे में जानना चाहेंगे। डार्विन का जन्म जो है 1809 में जो है वो हुआ इंग्लैंड में और 1831 में जो है एज ए नेचर साइंटिस्ट प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में उन्हें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक वर्ल्ड टूर पर जाने का मौका मिला और यह वर्ल्ड टूर जो है एक वर्ल्ड सर्वे शिप जिसका नाम HMS बीगल था। HMS बीगल उस शिप का नाम था, वर्ल्ड सर्वे शिप। उस पर जो है एक वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला एज ए नेचर साइंटिस्ट प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में डार्विन को। अब इस टूर का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था? इस टूर का पर्पज था कि डिस्कवरी, सर्वे एंड मैपिंग ऑफ डिस्टल कोस्टल प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशियंस, कि जो दक्षिण अमेरिका जो है उसके जो तटीय इलाके जो हैं उनके जो है तटीय इलाके हैं और प्रशांत महासागर के जो कुछ द्वीप है उन द्वीप की खोज करना, उनका सर्वे करना और उसके मानचित्र बनाना, उनकी मैपिंग करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें जो है इस टूर में जो है 5 साल लगे इस पर्पज़ के लिए और इस दौरान जो है डार्विन ने जो है और उसकी टीम ने जो है कई जो है जीव जंतुओं का, चट्टानों का और उसमें जो है फॉसिल्स वहाँ पर कलेक्ट किए और इस पर कुछ कमेंट्स लिखे। जितने भी आइलैंड्स उन्होंने डिस्कवर किए वहाँ जहाँ पर जिन्होंने यात्रा की, जिस द्वीपों की डार्विन ने, उस द्वीपों में से गैलापेगोस आइलैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आइलैंड रहा डार्विन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राणियों और पादपों की यानी प्लांट्स और एनिमल्स की वेजिटेशन या जो उसमें डाइवर्सिटी काफ़ी थी, यानी ये रिच बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया थे और यहाँ पर इनकी जो है संख्या भी काफ़ी अधिक थी। तो यहाँ पर डार्विन को जो है इनको समझने का, इनको देखने का मौका मिला और उसके बाद जो है इस टूर से लौटने के बाद में उन्होंने जो है जियोलॉजी पर कई सारी बुक्स लिखी और 1838 में जो है डार्विन को जो है थॉमस माल्थस का एक लेख प्राप्त हुआ 1838 में और वो लेख जो है पॉपुलेशन या आबादी से संबंधित था और इस लेख में डार्विन लिखा था कि जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, किस मैनर्स में होती है, वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और जबकि फूड क्वांटिटी है, भोजन की मात्रा जो होती है वो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में जो है या उस प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ होती है। तो इस वजह से क्या होती है कि भोजन की जो है हमेशा ही कमी रह जाती है। भोजन जो है इस प्रोग्रेशन में जो है इंक्रीज़ नहीं हो जाता है और फिर जो होता है कि अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स में जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो है संघर्ष बना रहता है। यानी जो है पॉपुलेशन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ होती है और फूड क्वांटिटी जो है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ होती है और इस कारण जो है फूड की जो है हमेशा कमी बनी रहती है और इसके लिए जो है इनमें स्पीसीज़ के बीच में स्ट्रगल होता है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। और उसके बाद जो है डार्विन को जो है एक और बुक्स मिली जो है लायल द्वारा लिखी गई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। इस बुक्स का जो है उन पर काफ़ी जो है प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है नेचुरल सिलेक्शन पर डार्विन के विचार बनने लगे और इन लेखों से, लॉयल ने जो बुक्स लिखी थी और जो माल्थस के लेख थे, उन लेखों से उन्हें जो है महसूस हुआ, आभास हुआ कि जीवित रहने के लिए पौधों और जंतुओं के बीच संघर्ष होने लगता है और इस संघर्ष से केवल उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल सिलेक्शन होगा, यानी वे जीवित बने रहेंगे जो है फिट होंगे, जो उपयुक्त होंगे, उन्हीं का जो है सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से जो है नेचुरल सिलेक्शन में जो है डार्विन का इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा और
फिर जो है 1858 में जो है एक जो है नेचुरलिस्ट जो प्रकृति विज्ञ थे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। कौन? अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। 1858 वो वॉलेस ने का उनका जो है एक लेख प्राप्त हुआ डार्विन को, और वो लेख क्या था? उसका शीर्षक था ऑन टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप, अर्थात जीवों की किस्मों में अपनी मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति, ये इसका शीर्षक था, उसका जो है टाइटल था। हालांकि ये जो लेख था वो वेलेस ने जो है डार्विन को अपनी राय के लिए भेजा था कि भाई ये किस तरह का लेख है, सलाह के लिए भेजा था। उसके बाद वॉलेस और डार्विन ने जो है स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली जो है एक कॉमन डिडक्शन पर पहुंचे, एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे, और फिर डार्विन ने अपने और वॉलेस के संयुक्त नाम से जॉइंटली जो है अपने कंक्लूजन को, अपने डिडक्शन को जो है प्रकाशित करवाया। तो इस तरह से जो है बाद में जो है डार्विन द्वारा जो हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना दी गई थी नेचुरल सिलेक्शन की, और इस सिलेक्शन में जो है डार्विन ने अपनी थ्योरी को ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में जो है प्रकाशित करवाया। कि जो डार्विन थ्योरी है उसने जो है कौन सी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसको जो है 1859 में जो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो डार्विन द्वारा लिखी गई बुक्स थी उसमें इसको पब्लिश करवाया। तो डार्विन थ्योरी में जो है उसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है? वो मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी थी? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की अतिजीविता या फिर नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। ये जो उसकी मुख्य अवधारणाएं थी डार्विनिज्म की। अब हम जो है डार्विन की जो अवधारणा या पोस्टुलेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला है इनरमस फर्टिलिटी और मीन्स ओवर प्रोडक्शन, कि जो नेचर में ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोडक्टिविटी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में हाई प्रोडक्टिविटी रेट पाई जाती है, लेकिन सर्वाइवल रेट उसकी तुलना में काफ़ी कम होती है। सर्वाइवल रेट उसकी तुलना में काफ़ी कम होती है। अगर हम प्रोडक्टिविटी रेट को देखें तो जैसे ऑयस्टर की बात करें तो ये एक ब्रीडिंग सीजन में लगभग 10 लाख जो है अंडे उत्पन्न करती है 10 लाख एग्स। और इसी तरह से फीमेल एस्केरिस जो है 2.5 करोड़ अंडे या 25 मिलियन एग जो है एक ब्रीडिंग सीजन में प्रोड्यूस करती है। अगर ये सारे एग्स जो है एक कंप्लीट प्रोजनी बनाए तो किसी भी जो है स्पीसीज़ को जो है उसके कुछ मेंबर्स जो है अर्थ को जो है कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो अगर मशरूम जो है उसके सारे स्पोर अगर जर्मिनेट हो जाएं, मशरूम के सारे स्पोर जर्मिनेट हो जाएं, और बैक्टीरिया जो है हर 15 मिनट में फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड होता है, और इसी तरह से अगर इसी कंडीशन में जो है डिवाइड होता रहे तो ये भी जो है 48 आवर्स के अंदर जो है अर्थ को कवर कर लेगा। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्टिविटी रेट जो है कैसी होती है? इनर्मस होती है, काफ़ी हाई होती है, उसकी तुलना में सर्वाइवल रेट जो है काफ़ी कम होती है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट से ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है पोस्टुलेट से अवधारणा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन के लिए संघर्ष। In nature, a species has unlimited reproductive potential, but number of organism or species remains constant almost. कि जो है प्रोडक्टिविटी रेट, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है स्पीसीज़ में अनलिमिटेड होता है। जीवों में जन्म दर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जियोमेट्रिक रेशो में बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है कि अनेक मेंबर्स जो है एडल्ट या ब्रीडिंग रूप से जो है ब्रीडिंग कैपेसिटी जो है पहले ही जो है किसी न किसी स्टेज में वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। यानी यहाँ पर जो है क्या है, प्रोडक्टिविटी रेट हाई है और रिसोर्सेज यहाँ पर काफ़ी कम है। रिसोर्सेज कौन कौन से? फूड रिसोर्सेज, और रहने के लिए जो जगह है, हैबिटेट जो है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। और इसी हैबिटेट के लिए, इसी रिसोर्सेज के लिए फिर जो है इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। और इसी कंपटीशन की वजह से जो है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है, जो यानी जितने जो है प्रोड्यूस होते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है, जितने उत्पन्न होते हैं, उतने वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस कंपटीशन की वजह से। तो फिर इस तरह से रिसोर्सेज के लिए जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है, और इसी कंपटीशन को जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा गया, जीवन के लिए संघर्ष कहा गया, जीवन संघर्ष
कहा गया। और यह जीवन संघर्ष जो है कैसे होता है कि यहाँ पर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के यानी भ्रूणावस्था से लेकर जीवन भर यह संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष में बहुत सारे जीव समाप्त हो जाते हैं और जो इसमें सक्सेसफुल रहते हैं वही आगे अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं। और इस कंपटीशन की बात करें, इस जो है संघर्ष की बात करें तो ये अलग अलग तरह का होता है, जैसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड एनवायरमेंटल कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अंतरजातीय संघर्ष, यानी यह संघर्ष जो है कहता है एक ही जाति के जीवों के बीच में होता है, बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में होता है। और किसके लिए होता है? सामान्यतः यह जो है फूड के लिए, भोजन के लिए और उपयुक्त स्थान के लिए या फिर मैटिंग पार्टनर्स के लिए यह संघर्ष होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। उसके बाद हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी यह संघर्ष जो है किसके बीच होता है? बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है किसके लिए होता है? ये स्ट्रगल भी जो है भोजन के लिए, प्रकाश के लिए और अपने हैबिटेट के लिए और जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वाटर के लिए, एयर के लिए, इन आदि इनकी जो है रिक्वायरमेंट के लिए जो है इंटर स्पेसिफिक यानी दो अलग अलग जो है स्पीसीज के बीच में ये जो है स्ट्रगल या कंपटीशन होता है। और इस तरह का संघर्ष जो है हम देखते हैं कि वीड प्लांट्स के बीच में और क्रो प्लांट्स के बीच में भी होता है। इस तरह से होस्ट और पैरासाइट के बीच में स्ट्रगल, ये भी जो है एक तरह का इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रगल या कंपटीशन जो है वो कौन सा है? एनवायरमेंटल कंपटीशन, यानी यह संघर्ष जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच, यानी ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का जो कंपटीशन, जो स्ट्रगल होता है उसको एनवायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। यानी यहाँ पर गर्मी, सर्दी, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान आदि जो अनेक तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उससे बचने के लिए जो संघर्ष होता है वो संघर्ष क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो ये जो है सेकंड पोस्टुलेट थी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस, विभिन्नताएं और उसकी वंशागति। वेरिएशंस, विभिन्नताएं हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म पाई जाती है और उसकी जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी है। और वेरिएशन जो है कैसी होती है? फिजियोलॉजिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल, दोनों ही तरह की हो सकती है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वेरिएशंस जो है दोनों तरह की हो सकती है कि कुछ वेरिएशंस जो है उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो है काम की हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, और कुछ अनुपयोगी हो सकती है, यूजफुल और यूजलेस, दोनों ही तरह की जो है हो सकती है उस ऑर्गेनिज्म के लिए। जो वेरिएशंस यूजफुल होती है वो क्या होता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो है सर्वाइव के लिए बेटर होती है और उसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, जिंदा बने रहते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को, नेक्स्ट प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस कर पाते हैं यहाँ पर, यानी वो नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट बन पाते हैं। ये वेरिएशंस, उस वेरिएशंस का नेचुरल सिलेक्शन होता है और ये वेरिएशन जो है आगे ऑफस्प्रिंग में जो है पास आउट होती है। और वो जो वेरिएशंस हार्मफुल होती है, यूजलेस होती है, उसका आगे कोई रोल नहीं रहता है और वो जो है वहीं पर ही खत्म होती है, उनका जो है वो डिसेंडेंट नहीं होती है, वो हार्मफुल वेरिएशंस वंशागत नहीं होती है। और डार्विन के अनुसार वेरिएशंस जो है दो तरह की होती है, कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, सतत विभिन्नताएं और असतत विभिन्नताएं। क्या होती है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस? Continuous variations exhibit complete range of variations in a specific character. In a specific character, यानी सतत विभिन्नताएं जो होती है ये एक विशिष्ट लक्षणों में जो है वेरिएशंस की एक कंप्लीट रेंज या संपूर्ण परास को जो है प्रदर्शित करती है। और ये वेरिएशंस जो है काफ़ी स्मॉल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है और हेरिटेबल होती है। डार्विन के अनुसार कंटिन्यूस वेरिएशन जो होती है कैसी होती है? छोटी होती, स्मॉल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है और हेरिटेबल होती है। और जो है नेचुरल सिलेक्शन में इन्हीं वेरिएशंस का रोल होता है। दूसरी वेरिएशंस है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, असतत वेरिएशंस, एक्सपोज सडनली, नो रोल इन नेचुरल सिलेक्शन, यानी ये विभिन्नताएं जो है अचानक उत्पन्न होती है और इनका जो है
प्राकृतिक वर्ण में कोई भूमिका नहीं है, किसी प्रकार का इसका रोल नहीं है। और इस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है म्यूटेशन नाम दिया, यानी अचानक उत्पन्न होने वाली इस विभिन्नताओं को ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन नाम दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट्स नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम जानते हैं कि वेरिएशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और जीवन संघर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसमें भी जो है दो तरह की वेरिएशंस, यूजफुल और यूजलेस वेरिएशंस। और यूजफुल वेरिएशन जो है जीवन संघर्ष के लिए ज़रूरी होती है और उसको जो है उसमें सर्वाइव बनाए रखती है। और यूजलेस वेरिएशंस जो है, हार्मफुल वेरिएशंस जो है वो जो है आगे इनहेरिटेबल नहीं रहती है। और ये फिर जो है ये वेरिएशंस जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये नष्ट हो जाती है, यूजलेस वेरिएशंस। और नेचर जो है, प्रकृति जो है केवल यूजफुल वेरिएशंस का ही सिलेक्शन करती है, उपयोगी विभिन्नताओं का ही सिलेक्शन करती है। और जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए इन्हीं उपयोगी विभिन्नताओं का सिलेक्शन जो है क्या कहलाता है, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। और इसी को जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो है सामाजिक विकास के संदर्भ में इस यूजफुल वेरिएशंस का सिलेक्शन होना, उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और चार्ल्स डार्विन इसको कहा था नेचुरल सिलेक्शन। तो ये वर्ड जो है टर्म्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई। तो कुल मिलाकर के नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन इन नेचर। प्रकृति में जो है उपयोगी विभिन्नताओं का प्रिजर्वेशन होना वो क्या कहलाता है, परिरक्षण होना प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल पोस्टुलेट्स, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। और डार्विन के अनुसार जो है, अवधारणा के अनुसार प्रकृति द्वारा जो है किन्हीं विशेष प्रकार की विभिन्नताओं के, यानी जो विशेष प्रकार की वेरिएशंस जिनका सिलेक्शन होना है, उनके निरंतर सिलेक्शन से कंटिन्यूस सिलेक्शन के जस्ट परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये वेरिएशन जो है ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती है। और ये वेरिएशन वाले जीव जो है, इन विभिन्नताओं वाले जीव जो है अपने एंसेस्टर से काफ़ी अलग हो जाते हैं और फिर एक कालांतर में एक नई स्पीसीज बनाते हैं। क्या कहा डार्विन ने कि ड्यू टू कंटिन्यूस सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक वेरिएशंस बाय द नेचर, दीज वेरिएशंस आर प्रोग्रेसिवली कलेक्टेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द ऑफस्प्रिंग, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑफस्प्रिंग में ये वेरिएशन इकट्ठी होती जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इतनी वेरिएशन इकट्ठी होती है कि वे जो अपने एंसेस्टर से जो है, अपने पूर्वजों से जो है अलग दिखाई देते हैं और फाइनली जो है एक नई स्पीसीज में ये उत्पन्न दिखाई देने लगते हैं, नई स्पीसीज की यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो है डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कंसेप्ट को दिया गया, जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद डार्विन के द्वारा दिए गए एक पैनजेनेसिस थ्योरी को हम देखते हैं। पैनजेनेसिस या पैनजीन वाद। क्या है पैनजीन वाद? हम जानते हैं कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो पेरेंट से प्रोजेनी में केवल वे कैरेक्टर ही जो है डिसेंडेंट होते हैं, वंशागत होते हैं, जो जर्म सेल के क्रोमोसोम के जीन से रिलेटेड होते हैं। यानी जर्म सेल्स में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उससे रिलेटेड होने वाले जीन्स ही जो है या वो जो है वंशागत होते हैं, उनसे संबंधित कैरेक्टर ही वंशागत होते हैं। हालांकि मेंडल द्वारा मटर पर किए गए जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट थे वो हालांकि डार्विन की डेथ से काफ़ी पहले ही पब्लिश हो चुके थे, लेकिन डार्विन ने जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक्स लिखी थी उस वक्त जो है ये जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट थे या फिर जो मेंडलिज्म था, वो मेंडलिज्म के जो कंसेप्ट थे वो अननोन थे, अज्ञात थे। इसी कारण जो है डार्विन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डिसेंडेंट होने वाले या जो हेरिटेबल होने वाले और नहीं होने वाले कैरेक्टर्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सके। और उन्होंने जो है कंटिन्यूस एनवायरमेंटल इफेक्ट वाली और जो फ्लैक्चुएटिंग वेरिएशंस होती है उसी वेरिएशंस को ही जो है इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल मान लिया। तो फिर जो है ये जो है वेरिएशंस किसकी वजह से हो रही है, जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में जो है जानकारी नहीं होने की वजह से इन्होंने जो है कंटिन्यूस और फ्लैक्चुएटिंग वेरिएशंस को ही जो है नेचुरल सिलेक्शन का आधार माना। और इस प्रकार जो है 1868 में जो है इन विभिन्नताओं की वंशागति को स्पष्ट करने के लिए कि जो वेरिएशंस जो है वो डिसेंडेंट कैसे हो रही है,
उस वेरिएशंस को स्पष्ट करने के लिए 1868 में डार्विन ने जो है एक पैनजेनेसिस थ्योरी दी, पैनजीनवाद जो है सिद्धांत दिया गया। और पैनजेनेसिस थ्योरी जो है दो शब्दों से बनी होती है, पैन एंड जेनेसिस मीन्स होल जेनेसिस मीन्स बर्थ और ओरिजिन, होल ओरिजिन, कंप्लीट ओरिजिन जो है इस थ्योरी का जो है मीनिंग है। अब इस थ्योरी में डार्विन द्वारा क्या जो है क्या कहा गया कि ईच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन टाइप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ईच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन टाइप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कॉल्ड जिम्यूल्स और पेंजीन्स। जिम्यूल्स और पेंजीन्स दे एग्रीगेट्स इन द गोनेट्स contributing heritable information to the gametes। क्या कहते हैं कि जो है शरीर के हर भाग से, शरीर का हर भाग जो है एक छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उस ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को क्या कहा गया, जिम्यूल्स या पेंजीन कहा गया। और ये जिम्यूल्स जो है गोनेड्स में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से फिर हेरिटेबल इंफॉर्मेशन को गैमेट्स तक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, गैमेट्स में ले जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गैमेट्स में हर ऑर्गन से रिलेटेड पेंजीन्स, कम से कम एक पेंजीन पाया जाता है। और फिर क्या होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उस जाइगोट में हर एक ऑर्गन से संबंधित पेंजीन पाया जाता है और वो पेंजीन हर अंग से संबंधित रचनाओं का निर्माण करता है। क्या होता है कि प्रत्येक गैमेट्स जो है जाइगोट के बनने के बाद पेंजीन में से प्रत्येक पेंजीन उसी अंग की रचना करने लगता है जिससे कि उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये था डार्विन द्वारा दिया गया पेंजीन थ्योरी कि जो है शरीर के हर अंग से संबंधित सूचनाएं जो है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा गोनाड्स में इकट्ठी होती है और ये पेंजीन्स कहलाती है। और ये पेंजीन जो है जाइगोट में जाकर के और उसी ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये पेंजेनेसिस थ्योरी जो 1868 में डार्विन द्वारा दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक डार्विनिज्म के या फिर इसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन आए हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक्सप्लेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट नॉट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि डार्विन थ्योरी जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की अतिजीविता को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ये जो योग्यतम होते हैं वो आते कहाँ से हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। सेकेंड ऑब्जेक्शन, डार्विन डिडंट टेक इनटू अकाउंट्स द हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स। जो आनुवंशिक सिद्धांत है उसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। तीसरा, ही कुड नॉट प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कोज, ऑरिजन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। कि जो विभिन्नताएं होती है, कि जो वेरिएशंस होती है, वो वेरिएशंस जो है आती कहाँ से हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। यानी जो है उन्होंने कि डार्विन के अनुसार जो विकास होता है वो उपयोगी विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन का परिणाम है, लेकिन ये विभिन्नताएं पैदा क्यों होती हैं इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या कहता है कि सर्टेन यूजलेस कैरेक्टर्स आर आल्सो इनहेरिटेड। He couldn't explain the inheritance of useless variation। कि हम जानते हैं कि उपयोगी विभिन्नताएं तो जो है वो क्या होती है, उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूजलेस या हार्मफुल वेरिएशंस का भी नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। इसके बारे में डार्विन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं दिया। यानी ये विभिन्नताएं जो यूजलेस वेरिएशंस हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है वो किस तरह से जो है सेलेक्ट हो गई। एग्जाम्पल देखें तो हम आयरलैंड की जो है आयरिस एल्क्स देखें, बारहसिंगा देखें तो उसके सींग इतने बड़े होते हैं कि वो इस स्पीसीज़ के लिए जो है यूजलेस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन फिर भी जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो है और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे ऑर्किड्स में फ्लावर की बात करें उसमें जो है और स्पेशलाइज्ड फ्लोरल स्ट्रक्चर पाई जाती है और जो इस प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है। तो इसका जो है नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से हो गया इसके बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बताया। तो यूजलेस कैरेक्टर्स किस तरह से इनहेरिटेड होते हैं उसके बारे में ये नहीं बताया गया। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, ही वाज अनेबल टू डिफरेंशिएट वेरिएशंस एज हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस। कि उन्होंने जो है डार्विन ने आनुवंशिक विभिन्नताएं और पर्यावरणीय विभिन्नताओं में कोई भेद नहीं किया।
कि वेरिएशन जो है किसकी वजह से हो रही है, हेरिडिटी की वजह से हो रही है या एनवायरमेंटल वेरिएशंस हो रही है। और उन्होंने जो है केवल कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दो प्रकार की वेरिएशंस को स्वीकार किया, उल्लेख किया कि जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है वही विकास के लिए या इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके बारे में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स या नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की बात करें हम, तो हम देखते हैं कि समटाइम्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वेरिएशंस रिलेटेड selected by nature may be harmful to the life of organism। क्या कहा कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेचर द्वारा कुछ वेरिएशन ऐसे सेलेक्ट हो जाती है जो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन को हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन एनिमल्स इज नॉट एक्सप्लेन इन द डार्विन थ्योरी, कि जो अवशेषी अंग पाए जाते हैं जीवों में उसका सिलेक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में डार्विन द्वारा नहीं बताया गया। इसके अलावा जो कनेक्टिंग लिंक्स होती है, जो योजक कड़ियाँ हैं, उसके बारे में डार्विन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन जो डार्विन द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कई बार ऐसा होता है कि जो मिसफिट्स के साथ में जो फिट नहीं है उनके साथ साथ में जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा एक्सटेंड हो जाते हैं, कि जो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है उस आपदाओं में जो है मिसफिट के साथ साथ में जो फिटेस्ट होते हैं वो भी लुप्त हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इसके अलावा क्या कहा गया कि बिसाइड्स दोज विच सर्वाइव मे नॉट ऑलवेज रिमेन फिट, कि जो सर्वाइवल होते हैं, जो फिट होते हैं, वो भी हमेशा फिट नहीं रहते हैं। ये भी इसके द्वारा इसको भी जो है डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया। और इसके अलावा डार्विन ने जो है लार्ज विजिबल और एक्सीडेंटल वेरिएशंस को जो है इग्नोर किया, कि जो अकस्मात अचानक उत्पन्न होने वाली बड़े स्तर पर होने वाली जो विभिन्नताएं होती है वो जो है हेरिटेबल नहीं होती है। और इस वेरिएशंस को जो है डार्विन ने इग्नोर किया और इस वेरिएशंस को जो है म्यूटेशन कहा गया। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे, डीमेरिट्स थे या ड्रॉबैक थे डार्विनिज्म के। तो ये हमारा जो है डार्विनिज्म और डार्विन की जो है बारे में जो है जनरल आइडियाज़ और मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द डार्विनिज्म, पैनजेनेसिस थ्योरी एंड ड्रॉबैक ऑफ द डार्विन थ्योरी, ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।